चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। अ लॉन्ग सोलोनॉइड ऑफ रेडियस आर कैरीज अ टाइम टी डिपेंडेंट करंट आई टी इज इक्वल टू आई नॉट टी 1 माइनस टी। एक लॉन्ग सोलोनॉइड हम लोग को दिया हुआ है। ये लॉन्ग सोलोनॉइड जिसका रेडियस उन्होंने आर पकड़ा हुआ है और वो एक टाइम डिपेंडेंट करंट इतना उसमें से कैरी कर रहा है। अगर एक सोलोनॉइड का हम साइड व्यू बनाए तो ये हमने सोलोनॉइड का एक साइड व्यू बनाया और हमने यहाँ पे उस सोलोनॉइड की जो रेडियस है उसको हमने आर पकड़ लिया। ठीक है, ये मैं साइड व्यू बना रहा हूँ। आप साइड से अगर सोलोनॉइड को देखेंगे तो सर्कुलर दिखाई देगा। एक्चुअल में तो आपको सोलोनॉइड इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका सोलोनॉइड है पर आपको देखना यहां से है तो आपको ये सर्कुलर रेडियस आर का दिखाई देगा। ठीक है, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में जानकारी ये है कि वो करंट की वैल्यू है आई नॉट टी 1 माइनस टी। ये आपके करंट की वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। उसके बाद वो आपसे ये कह रहा है कि रिंग ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड कोएक्सियली। एक रिंग है जिसका रेडियस 2r है, उसको कोएक्सियली प्लेस किया गया है नियर इट्स मिडल। तो अगर हम एक रिंग यहां पे प्लेस करते हैं जिसका रेडियस इससे भी बड़ा है, सो 2r वाली रिंग इस तरह से हमें यहां पे प्लेस करनी पड़ेगी। और अब ये रिंग का जो रेडियस यहां पे हम लेंगे ये 2r हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल this much the induced current IR and the induced EMF VR in the ring changes as। हमको इस रिंग के अंदर, इस रिंग के अक्रॉस जो आप इंड्यूस्ड करंट बता रहे हैं दैट इज IR एंड जो आप इंड्यूस्ड EMF की बात कर रहे हैं दैट इज VR, उनमें क्या रिलेशनशिप है या वो कैसे चेंज हो रहा है, हमको उस बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी पड़ेगी कि जो भी फ्लक्स यहां पे चेंज होगा वो फ्लक्स इस सोलोनॉइड की वजह से चेंज होगा। मतलब फ्लक्स के वैल्यू में जो भी चेंज आएगा वो इस सोलोनॉइड के करंट की वजह से चेंज आएगा। तो जब भी हम फ्लक्स के बारे में लिखेंगे दैट इज बी इंटू ए, सो इसमें बी की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू नॉट एन आई और एरिया की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने फ्लक्स लिखते समय पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल किया है। आर इज द रेडियस ऑफ द सोलोनॉइड बिकॉज जो करंट फ्लो हो रहा है वो सोलोनॉइड से फ्लो हो रहा है। भले ही इंड्यूस्ड ईएमएफ रिंग में जनरेट होगा बट दैट इज ड्यू टू द करंट ऑफ सोलोनॉइड एंड द फ्लक्स ऑफ सोलोनॉइड। तो जब भी आप फ्लक्स निकालेंगे तो उसमें आपको सोलोनॉइड की सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पे म्यू नॉट एन आई जो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए सोलोनॉइड एंड पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सोलोनॉइड। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू इज दैट, हमको पता है कि अगर हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको यहां पे उन्होंने वी आर का नाम दिया हुआ है, सो वो आपका डी फाई बाई डी टी आएगा विद माइनस साइन। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। सो माइनस अगर आप डी फाई बाई डी टी करेंगे तो यहां पे हो जाएगा म्यू नॉट एन आई एंड पाई आर स्क्वायर। अब आई की वैल्यू आपको पहले से पता है तो वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो आपको यहां से मिलेगा माइनस म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। आप बाहर निकाल लीजिए, यहां पे आप बचेंगे सिर्फ डी आई बाई डी टी के साथ। ठीक है, अब जो डी आई है, आई की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हियर इट विल बी म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी। आई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आई नॉट टी 1 माइनस टी एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, इसको आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। लेट अस सी किस तरह से डेरिवेट होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी रिटन एज माइनस म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। वी कैन ओपन दिस ब्रैकेट, हम यहां पे लिख सकते हैं आई नॉट टाइम्स टी माइनस आई नॉट टाइम्स टी का स्क्वायर। इस होल चीज को आप कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं तो यहां पे आप माइनस सी लिख लीजिए। अगर आप इस चीज का डेरिवेटिव करेंगे सो पहली चीज जो होगी उसका डेरिवेटिव आएगा जस्ट आई नॉट माइनस 2 टाइम्स आई नॉट टी। ठीक है, नाउ अगर आप इस चीज को ओपन अप कर लेंगे तो आपको मिलने वाला है माइनस सी टाइम्स आई नॉट प्लस 2c आई नॉट टाइम्स टी। ये आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहां पे आ रही है। नाउ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैन बी कंपेयर्ड टू अ लाइन का इक्वेशन। इफ you'll see
I can write this thing as 2c I naught t minus c times I naught. ठीक है, so y is equal to mx and this is treated as c. so एक चीज तो समझ में आ गई है कि आपका जो वोल्टेज होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा. ठीक है, बट लीनियर बनेगा सिर्फ इतनी बात से हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और चीजें भी पता करनी है. जैसे कि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि पहले इसमें लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ आईआर रिमेन्स अनचेंज्ड, या फिर वो बात कर रहा है क्वेश्चन में किस चीज के बारे में कि वी आर इज जीरो एट, वी आर कहीं ना कहीं पे जीरो है. तो अगर वी आर कहीं ना कहीं पे जीरो है, वी आर इज मैक्सिमम, ठीक है, वी आर इज मैक्सिमम एंड वी आर इज जीरो. सो क्यों ना हम पहले ये पता करें कि वी आर जीरो कब आता है. तो अगर ये वाली इक्वेशन में हम लोग वी आर को जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो शायद हमको ये पता चल जाए कि कौन से टाइम पे वी आर की वैल्यू जीरो आ रही है. लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट. सो वी हैव वी आर इज इक्वल टू माइनस सी आई नॉट प्लस 2c आई नॉट टाइम्स टी. ठीक है, यहां से अगर आपने वी आर को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो माइनस सी टाइम्स आई नॉट प्लस 2c आई नॉट टी. तो यहां से आपको मिलेगा c टाइम्स आई नॉट 2c आई नॉट टाइम्स टी. यहां से c और c कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट और आई नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आपको हाफ मिलेगी, दैट इज 0.5 सेकेंड्स. सो वन थिंग इज क्लियर, ठीक है, कि अगर टाइम 0.5 सेकेंड्स हो रहा होगा तो उस वक्त आपको वी आर की वैल्यू जीरो मिलेगी, जो हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखा होगा. सो व्हाट कैन यू डू इज दैट, आप इस चीज को, इन ऑप्शंस को राइट या रॉन्ग करने में यूज कर सकते हो. फॉर एन एग्जांपल पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वी आर इज जीरो एट टी इज इक्वल टू 0.25 बोल रहा है. नहीं, वी आर इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू 0.5 है, हमने अभी अभी निकाला. उसके बाद वो बोल रहा है कि वी आर इज मैक्सिमम एट 0.5. नो, वी आर इज जीरो एट 0.5 टाइम. लास्ट बोल रहा है कि वी आर इज मैक्सिमम 0.25 पे. नहीं, अगर आप फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे तो वो बोलता है जब टाइम 0.5 हो रहा है तो वी आर की वैल्यू जीरो हो रही है. तो एक चीज तो हमने मैच कर ली. दूसरी चीज हमें क्या समझ में आ रही है, वो बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ द आई आर दैट इज द इंड्यूस्ड करंट रिवर्सेस. अब ये चीज हम कैसे पता करेंगे, अगर आप इस चीज को ग्राफिकल भी प्लॉट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ये समझिए आपने ग्राफिकली इस चीज को प्लॉट करने की कोशिश की. सो आप अगर इसको प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह से बनेगा. ठीक है, ये आपका बनेगा किसका ग्राफ, वी आर का. आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम 0.5 कंसीडर कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वी आर की वैल्यू जीरो मिल गई. तो 0.5 के बाद क्या हो रहा है, 0.5 के बाद आप देख सकते हैं कि वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में जा रही है और इसके पहले वोल्टेज की वैल्यू आप देख सकते हैं नेगेटिव में जा रही है. इट इज इक्वलेंट जैसे आपने वोल्टेज का टर्मिनल बदल दिया हो. तो अगर आपने वोल्टेज का टर्मिनल बदल दिया तो ऑब्वियसली बात है सिमिलर ग्राफ विल बी फॉलोड फॉर द करंट आल्सो, क्योंकि जो जिस तरह से वोल्टेज फ्लो करेगा सेम वही मैनर में करंट भी फ्लो करेगा. तो अगर हम करंट की बात करेंगे तो 0.5 के बाद अगर वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है तो वोल्टेज पॉजिटिव होने का मतलब करंट अपनी डायरेक्शन बदल देगा, क्योंकि 0.5 के पहले वोल्टेज वाज इन नेगेटिव. सो ये बात भी सही है कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा. दैट मींस फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं. एक पावर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात चल रही है. अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 volts to a step down transformer with its primary windings having 4000 turns. ठीक है, सो यहां पे जो आपको 2300 volts दिया हुआ है ये आपके प्राइमरी साइड का वोल्टेज है और आपके प्राइमरी साइड में अराउंड 4000 टर्न्स है. द आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड टू एन 230 volt ट्रांसफॉर्मर. आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी कॉल हो जाएगी. दिस इज 230 volts. इफ द करंट इन द प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर इज 5 amperes. सो आपका जो करंट है प्राइमरी साइड पे वो 5 amperes है एंड इट्स एफिशिएंसी इज 90%. सो एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से एंड दैट विल बी 90% ऑफ पावर इनपुट. ये आपकी एफिशिएंसी होती है.
द आउटपुट करंट वुड बी। सो आपको सेकेंडरी साइड का करंट बताना है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहली बात तो हमें यह पता चल चुका है कि एफिशिएंसी 90% ऑफ द इनपुट पावर होता है। सो जो इनपुट पावर आप निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे, ये आपका इनपुट पावर आ जाएगा, दैट इज 2300 इंटू 5। तो आपका इनपुट पावर आएगा 0 0 5 3 15 5 2 10। ये आपका इनपुट पावर आ चुका है, ठीक है। अब आउटपुट पावर की अगर हम बात करेंगे, सो पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू दिस मच, एंड जो आउटपुट पावर है वो 90% ऑफ आपका इनपुट पावर है, क्योंकि इसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। आउटपुट पावर के बारे में ही बात चालू है, तो आउटपुट पावर आपकी 90% है आपका इनपुट पावर का। सो यहां से हम IS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 बाय 100 इंटू 1150 एंड वहां से हम VS भी नीचे लेके आ सकते हैं। तो VS आपका कितना है 230। तो आपकी IS की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा सब, यहां से 45 एम्पियर्स आपके IS की वैल्यू आनी चाहिए। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, विल बी द फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अ सेल इज 560 सेंटीमीटर्स। तो एक सेल है जिसकी बैलेंसिंग लेंथ है L1, हम उसको 560 सेंटीमीटर्स ले रहे हैं। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऑब्वियसली बात है कैपिटल R से हम डिनोट कर सकते हैं, इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेल, द बैलेंसिंग लेंथ चेंजेस बाय 60 सेंटीमीटर। नाउ अगर पहले आपकी बैलेंसिंग लेंथ 560 थी, तो नई बैलेंसिंग लेंथ जो आपकी आएगी दैट विल बी योर 500 सेंटीमीटर। प्लीज पे अटेंशन, जब भी आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस होती है, ठीक है। सो अगर आप नोटिस करेंगे उसने सिर्फ इतना बोला है कि द बैलेंसिंग लेंथ चेंजेस बाय 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम लोग ने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया 60 को पहले वाली बैलेंसिंग लेंथ में से, तो आपको 500 सेंटीमीटर नई बैलेंसिंग लेंथ मिल चुकी है। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पे n/10 दिया हुआ है आपको, एंड ही वांट्स अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर n। तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्मॉल r की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे n/10 सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैपिटल R आपका 10 है, L1 इज कमिंग आउट टू बी 560 माइनस आपका L2 है 500 एंड होल डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे मिलेगा 500, ठीक है। सो यहां से अगर आपको n कैलकुलेट करना होगा, सो ये होगा 100, 560 माइनस 500 विल बी 60 एंड 500 हियर, दिस गेट्स कैंसल्ड, सो n इज कमिंग आउट टू बी 12। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हैं।